हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। इसका नाम आप सभी जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है आप इस वीडियो में जान जाएंगे, और जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो आपके अंगुलियों पे हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए है, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन घटक होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है इसका, उसका नाम होता है पेंटोज शुगर। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट ग्रुप। चलिए इसमें पेंटोज शुगर के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। पेंटोज शुगर, जैसे कि आप जानते हैं, पेंटा का मतलब होता है पांच, यानी ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, 5 कार्बन वाली शर्करा है। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है राइबोज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? राइबोज। जैसे आपने पढ़ा होगा C6H12O6। ठीक है, ये नाम किसका होता है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में आपको पता है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की वजह से हम क्या कह देते हैं? हेक्सोज शुगर, इसको हम कह देते हैं हेक्सोज। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है? पेंटोज शुगर है। अब जो राइबोज शुगर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो उसकी स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रही है। इसमें पहला कार्बन हमारे पास ये है। ठीक है। इसमें एक तरफ जुड़ा हुआ होता है OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, और एक तरफ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें OH समूह है ऊपर की ओर होता है। फिर दूसरा कार्बन हमारे पास ये है। दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल समूह है, OH समूह है, और एक तरफ केवल हाइड्रोजन है। तीसरा जो कार्बन है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उस पर भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह है और एक हाइड्रोजन है इसके अंदर। अब इन दोनों में याद रखना है, दूसरे और तीसरे में जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये नीचे की ओर दिखाना है। फिर हमारे पास चौथा कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक जो पांचवा कार्बन है ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब पांचवें कार्बन पर क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह। यानी किस तरह है ये इस तरह है। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे दिखा देंगे। लेकिन डीएनए में ये है हमारे पास कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। लेकिन डीएनए में ये वाली नहीं होती, डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब देखें इसमें क्या अंतर है। ये हमारे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। अब इसमें क्या होता है, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन ही है। यहाँ पर हमने देखो क्या देखा था, हाइड्रोक्सिल समूह था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है। यानी एक O की क्या हो गई यहाँ पर? कमी हो गई, एक ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होगी। अब कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी से हमने नाम बना दिया डी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सी। किस में कमी हुई है? राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसका नाम बना दिया हमने डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसके कौन से कार्बन पर हुई है? दूसरे पर, तो हम इसको सही बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो डीएनए में पेंटोज श्रृंखला होती है उसका नाम क्या होता है? 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये काम आती है किसके अंदर? डीएनए बनाने में, तभी डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबो। और ये बना राइबो शुगर है, ये काम आती है RNA बनाने में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब नाइट्रोजन बेस होते क्या है? नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन और कार्बन जुड़कर एक क्षार बनाते हैं, यानी एल्केलाइन तत्व बनाते हैं, और उससे बनता है नाइट्रोजन क्षार। उसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है, कार्बन होता है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर इसमें नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, और एक वल्ले और जुड़ी हुई रहती है, उसमें नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, और ये कार्बन से जुड़ा होता है। इस तरह इनमें दो रिंग या एक रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बच्चों को मैं इस तरह याद करवाता हूँ कि C N और NCN। ठीक है, C यानी ये वाले C कार्बन कार्बन कार्बन, NCN, और पेंटोज में भी NCN। अब ये प्यूरिन पायरिमिडीन क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। प्यूरिन्स, तो देखो प्यूरिन में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दो रिंग पाई जाती है इनमें। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि हमारे पास कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। यानी वही हो गया C N, ये हो गया हमारे पास C N, और फिर दोबारा हमें क्या दिखाना है इस साइड में? N, फिर C, और फिर इसके साथ में भी N। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह होती है। अब इसमें दो वल्ले पाई जाती है, दो रिंग होती है। एक रिंग को तो हम बोल देंगे हेक्सा वल्ले, हेक्सा रिंग। ठीक है, और दूसरी होती है, उसमें 5 ही है तो हम बोल देंगे पेंटा वल्ले, पेंटा रिंग। तो प्यूरिन में दो वल्ले होती है, हेक्सा वल्ले और पेंटा वल्ले, हेक्सा रिंग और पेंटा रिंग। अब जो हेक्सा रिंग है उसको तो हम कहते हैं पायरिमिडीन नाम। हेक्सा रिंग का नाम क्या होता है?
पायरिमिडिन नाम होता है, और जो पेंटावल्ले होता है उसका नाम होता है इमिडेजोल। इमिडेजोल वल्ले उसका नाम होता है। अब जो प्यूरिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इसका नाम है एडिनिन, और दूसरा है उसका नाम होता है गुआनिन। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहो तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हो, एडिनिन, और दूसरा इसमें है गुआनिन। ठीक है, अब देखें इनमें दो वल्ले पाई जा रही है, पहली वल्ले ये रही और दूसरी वल्ले ये रही, इसमें भी पहली वल्ले ये है, दूसरी वल्ले ये है, दोनों में दो दो वल्ले हैं। कौन सी? हेक्सा और पेंटा वल्ले। अब देखें इनमें अंतर क्या है। प्यूरिन एडिनिन में यहाँ पर क्या है, एडिनो ग्रुप है, उसी से नाम अमीनो ग्रुप है, सॉरी एमिनो ग्रुप, उसी से नाम बन गया एडिनिन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गुआनिन में, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप, यानी ग्वानिन में दोनों है, एमिनो ग्रुप भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो एडिनिन है इसमें केवल अमीनो ग्रुप है। तो आपको इसकी संरचना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप इसको ध्यान में रखें कि इसकी संरचना इस प्रकार होती है। तो एडिनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन हो गए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ग्रेल्स आर प्योर। ठीक है, जी से हो गया हमारे पास ग्वानिन, ए से हो गया एडिनिन, प्योर से हो गया प्यूरिन। तो एडिनिन एंड ग्वानिन आर प्योर, प्यूरिन। ठीक है, अब हम पायरिमिडिन देख लेते हैं। तो पायरिमिडिन है उसमें केवल एक ही वल्ले होती है, यानी वही है सी सी सी। फिर है हमारे पास एन सी एन, एक ही वल्ले पाई जाती है, दो वल्ले नहीं होती। तो इसमें कौन सी वल्ले है? केवल हेक्सा वल्ले है, पेंटा वल्ले इसमें नहीं है। हेक्सा वल्ले का नाम हमने क्या दिया था? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन नाम दिया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पायरिमिडीन पड़ गया। एक आप नोट कर लिए, एक वर्ड है पायरो। ठीक है, पायरो पायरी इस तरह नाम बन जाता है, पायरो इसी से नाम बना है पायरिमिडीन। उसका मतलब होता है 6। जैसे आपने नाम सुना होगा पायरिडोक्सिन। ठीक है, क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन हम कहते हैं किसको? विटामिन B6 को कहा जाता है। तो 6 का मतलब होता है पायरो। ठीक है, ओके। अब जो पायरिमिडिन होते हैं ये तीन प्रकार के हैं, एक है यूरेसिल, दूसरा है थाइमीन, और एक है साइटोसिन। साइटोसिन, थाइमीन है और यूरेसिल है। हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे नाम लिख सकते हो, इसका नाम है यूरेसिल, ये है थाइमीन, और ये है साइटोसिन। साइटोसिन कंप्लीट है। ओके, अब देखें इनमें क्या अंतर है वो भी हमें याद रखना है। हमने कहा था कि इनमें केवल कितने हैं, जो सी एक ही वल्ले है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, कार्बन हो गया। ठीक है, अब अगर साइटोसिन की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर तो क्या है, अमीनो ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थाइमीन की तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर CH3 ग्रुप है, जिसको हम बोल देते हैं मेथिल या मेथाइल। हिंदी में मेथिल लिखा जाता है, इंग्लिश में हम कहते हैं मेथाइल। ठीक है, और यूरेसिल में यहाँ पर दोनों साइड में ऑक्सीजन है। अब देखो यूरेसिल और थाइमीन में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर CH3 पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों काउंट होते हैं, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो पांचवे पर क्या है, मेथिल समूह है, मेथाइल है, तो इसको कहा जाता है 5 मेथिल। ठीक है, और अगर मैं मेथिल हटा दूं तो क्या बन गया, यूरेसिल बन गया ये। तो इसका नाम हो जाता है 5 मेथिल यूरेसिल, इसका नाम है। क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ से मेथिल हटा देता हूँ, जैसे मान लो ये मेथिल हटा दिया, तो ये क्या बन गया, यूरेसिल बन गया। तो 5 मेथिल यूरेसिल किसका नाम होता है? थाइमीन का होता है। थाइमीन है ये DNA में प्रेजेंट होता है, लेकिन RNA की बात करते हैं तो RNA में यूरेसिल होता है। थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसका मतलब DNA में केवल 4 नाइट्रोजन सार हो गए, एडिनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए से हो गया आया, टी से हो गया था, ठीक है, फिर सी से चला और गया। इसको कह सकते हो आया, ठीक, आया का ए, था, चला और गया, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओके, अब एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो पायरिमिडिन है उनको याद कैसे करें, तो आप इसको याद कर सकते हो, कट द पाई, कट द पाई से याद कर सकते हो। कट में सी का मतलब हो गया साइटोसिन, यू का मतलब हो गया यूरेसिल, टी का मतलब थाइमीन, और ये तीनों की तीनों पाई यानी पायरिमिडिन है। कट द पाई से आप इनको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब हो गया, अगर हमारे पास जो
पेंटोज शुगर है, पेंटोज शर्करा है, ये जुड़ जाती है किसके साथ में? ये जुड़ जाती है नाइट्रोजन क्षार के साथ में। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये है एडिनिन, ठीक है, ये क्या है? एडिनिन है। पहचान कैसी हुई? एडिनिन है। यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये एडिनिन का है, ठीक है। ये पहली वल्ले है हेक्सावल्ले, और ये कौन सी है? पेंटावल्ले। अब देखें, ये जो मैंने यहाँ पर नीचे दिखाई है, ये शुगर है, शर्करा है। कौन सी शर्करा है? यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। अब देखें यहाँ से तो क्या है? OH, ठीक है, और यहाँ से H, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। जल, ये दोनों आपस में जुड़कर जल के रूप में निकल जाएंगे, और फिर यहाँ पर इनके बीच में एक बंध बन जाएगा, जिसको मैंने इसमें इस रूप में दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो देखें, ये जो नाइट्रोजन मैंने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, देखिए ये नाइट्रोजन जो पेंटो शुगर की है, इसमें ये हेक्सावल्ले है, ये पेंटावल्ले है। इसकी ये जो नाइट्रोजन है, ये जुड़ गई है किसके साथ में? पहले कार्बन के साथ में जुड़ गई है, पहले कार्बन के साथ में। ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन था? पहला कार्बन था, पहले कार्बन के साथ में जुड़ गई है। तो यहाँ पर ये पहले कार्बन के साथ में जुड़ गई। इनमें जो बंध बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध हम इसको कहते हैं। कई किताबों में ग्लाइकोसाइडिक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों ही सही है। आपको दोनों को याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बोल दो या ग्लाइकोसिडिक बोल दो, क्योंकि इंग्लिश का नाम आपको ये है, इसका कंप्लीट है। तो देखें न्यूक्लियोसाइड कैसे बना? पेंटोज शर्करा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजन क्षार के साथ में जुड़ जाएगी, और क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे। अब कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे? तो देखें, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास है पेंटोज शुगर, ठीक है, और यहाँ पर एडिनिन जुड़ गया, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसको शॉर्ट में मैंने ऐसे दिखा दिया है। इसमें ऐसा भी हो सकता है ये पेंटोज शुगर इस तरह हो, और इसके साथ में यहाँ पर गुआनिन जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है वही जुड़ा हुआ है CH2OH, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है? CH2OH। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये पेंटोज शर्करा है, यहाँ पर थायमिन जुड़ सकता है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CH2OH जुड़ जाएगा। इसी तरह पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर जुड़ गया साइटोसिन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, ये मैंने आपको 4 प्रकार के दिखा दिए, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोस्फेट समूह है, फोस्फेट समूह है, ये डीएनए में मिलता है, इसी वजह से डीएनए अम्लीय होता है, क्योंकि डीएनए का पूरा नाम हमने पढ़ा है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका अम्लीय होने का कारण कौन है? ये फोस्फेट समूह है, जो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? फोस्फोरिक अम्ल के द्वारा दिया जाता है। फोस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4। ये जो P दिखाया है फोस्फेट है, ये बीच में है, सेंटर में, इसके चारों और 4 ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और बाकी जो 3 जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन 3 इसके अंदर हाइड्रोजन हो गए। अब इसके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा PO4 3 PO4 3 एक माइनस यहाँ है, दूसरा माइनस ये रहा, और तीसरा माइनस ये रहा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन निकाल दिया। और यही जुड़ता है किसमें? डीएनए बनाने में, फोस्फेट समूह के रूप में ये जुड़ता है। अब ये कैसे जुड़ेगा, हम उसके बारे में जान लेते हैं। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड देखो, इसको ऐसे आपका सिर्फ टाइड में टी आ रहा है, टी का मतलब होता है 3, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें 3 चीजें काम आती है। एक चीज तो काम आएगी इसमें पेंटोज शर्करा, दूसरा इसके अंदर काम आएगा क्या? नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, और तीसरे इसके अंदर जो काम आएगा वो है फोस्फेट समूह है, फोस्फेट समूह। तीनों चीजें जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, ये पहली वल्ले, ये दूसरी वल्ले है, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये एडिनिन है, ये एडिनिन है, और एडिनिन नाइट्रोजन क्षार होता है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये क्या है? शुगर है, शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो बंध है, इस बंध का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जुड़ रहा है, ये क्या है? ये है हमारे पास फोस्फेट समूह है, फोस्फेट ग्रुप। अब ये जो बंध यहाँ पर बनेगा, ये कौन किससे जुड़ेगा वो भी याद रखना है। ये पहला कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये पांचवें कार्बन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, कौन जुड़ेगा? फोस्फेट समूह। कौन सा बंध बनाएगा? इसका नाम होता है फोस्फो एस्टर बंध। फोस्फो एस्टर बंध के द्वारा ये जुड़ता है। किससे जुड़ेगा? पांचवें कार्बन से। फोस्फेट समूह जो पेंटोस शुगर है उसके पांचवें कार्बन से ये जुड़ेगा। अब ये तीन स्ट्रक्चर जुड़ जाती है, तो तीन जुड़ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें ये पहला एक न्यूक्लियोटाइड है। अब पहले न्यूक्लियोटाइड में देखो क्या क्या दिखाया हुआ है। ये एडेनिन दिखा दिया, नाइट्रोजन क्षार है। ये हमारे पास है पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर है। और ये फोस्फेट समूह है। तो तीन चीजें जुड़ गई, तो ये मेरे पास क्या बन गया? यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। फिर यहाँ पर देखें थाइमीन है। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किससे? पेंटोज शुगर के साथ में। और ये फोस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पर ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, और चौथा न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे मैंने चार न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दिखा दिए। ये जिस बंध के द्वारा जुड़ेंगे, यहाँ पर जो बंध बनेगा इनके बीच में, उनको बोलते हैं हम फोस्फो डाई एस्टर बंध। पहले वाला फोस्फो एस्टर बंध था, लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? फोस्फो डाई एस्टर बंध के द्वारा ये जुड़ते हैं। तो हम क्या कह देंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फोस्फो डाई एस्टर बंध के द्वारा जुड़कर क्या बना लेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। कैसे हो जाएगा? इसको हम शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हैं इससे। ये मेरे पास है एडेनिन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है CH2 और इससे फोस्फेट जुड़ गया था। ठीक है, अब ये और यहाँ पर याद रखना है क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह है जुड़ा हुआ रहता है। अब ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब मैं क्या करता हूँ? दूसरा न्यूक्लियोटाइड और बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थाइमीन। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास CH2। अब ये जो कार्बन है इसके साथ में फोस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। अब ये जो फोस्फेट है ये क्या करेगा? जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो पेंटोस शुगर है उसका जो तीसरा जो कार्बन होता है ये उसके साथ में ऐसे बंध बना लेगा। ठीक है, तीसरे कार्बन के साथ में। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुके हैं। इसी तरह अब हम बना सकते हैं तीसरा न्यूक्लियोटाइड भी। यहाँ पर हमारे पास हो गया पेंटोस शुगर है, यहाँ पर OH समूह है, यहाँ पर हमारे पास है जैसे ग्वानिन है। ठीक है, यहाँ पर CH2 था, CH2OH होता है ना, वो CH2 था। ये फोस्फेट के साथ में जुड़ गया है, जुड़ा हुआ था। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया था, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी इसका ये जो फोस्फेट है ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, पहले वाले के तीसरे कार्बन के साथ में। ठीक है, अब ये तीन न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए। अब मैं चौथा जोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है पेंटोस शुगर। ठीक है, यहाँ पर इसमें जुड़ गया है साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है CH2 और इसके साथ में जुड़ा हुआ है फोस्फेट समूह है। ये एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। ये फोस्फेट समूह है, इसके तीसरे के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें OH समूह है जो होता है ये किसी से नहीं जुड़ रहा। देखिए पहले ये पहला न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाया मैंने, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चार न्यूक्लियोटाइड बना दिए। ऐसे हजारों की संख्या में जुड़ जाएंगे। अब देखें पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो पांचवें कार्बन पर फोस्फेट है ये फ्री है, तो इसको हम कह देते हैं 5 प्राइम सिरा या 5 डेज सिरा कह देते हैं। इसके जो अंतिम पर आते हैं, चौथे पर आते हैं, तो चौथे पर आपको पता है फोस्फेट तो जुड़ा हुआ है, ये फोस्फेट है, ये यहाँ से जुड़ गया, ये वाला फोस्फेट। लेकिन ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान दें आप, OH ग्रुप है ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे? इसको तीसरे कार्बन पर OH फ्री है तो इसको बोल देंगे तीसरा 3 डेज सिरा। ठीक है, इसको हम इस चित्र में देखते हैं। देखो यहाँ पर फोस्फेट समूह है फ्री है, ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पांचवें कार्बन पर है ना, ये पांचवा कार्बन होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 5 डेज सिरा या 5 प्राइम सिरा। और इसका अंत का जो है, पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड है, ये फर्स्ट था सॉरी, ये है सेकंड। ओके, अब इसका जो फोस्फेट है, ठीक है, ये इसके साथ में जुड़ गया, पहले वाले के तीसरे कार्बन के साथ में जुड़ गया फोस्फोडाइएस्टर बंध से। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास है? तीसरा, इसका भी जो फोस्फेट है, ठीक है, ये जुड़ गया किसके साथ में? दूसरे वाले के जो तीसरे कार्बन है उसके साथ में। इसी तरह हमारे पास चौथा है। अब चौथे का भी फोस्फेट है, ये जुड़ चुका है किसके साथ में? तीसरे के कार्बन, तीसरे के जो है OH के साथ में, OH हट जाएगा और कार्बन के साथ में। अब लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये OH ग्रुप है ये फ्री का फ्री है, तो 3 डेज सिरा है, ये 3 डेज सिरा रहेगा। इसको हम बोल देंगे 3 प्राइम सिरा, क्योंकि इस पे हाइड्रोक्सिल ये फ्री है। तो अब हम देखें जो प्यूरिन, देखो हमने कहा था एडिनिन और ग्वानिन ये दोनों क्या होते हैं? ये प्यूरिन होते हैं। एडिनिन भी प्यूरिन है और ग्वानिन भी प्यूरिन है। थाइमीन और साइटोसिन
ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है, ये दोनों पायरिमिडीन है। तो देखें प्यूरिन है ये पायरिमिडीन के साथ में जुड़ता है, जैसे एडिनिन है ये थाइमिन के साथ में जुड़ेगा, और जो ग्वानिन है ये किसके साथ में जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, अब देखें कैसे जुड़ता है, इनके बीच में ये बॉन्ड बनते हैं, ये बंध बनते हैं, इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध होते हैं, देखो एक ये रहा है, ये दूसरा रहा। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध हो गए, आपको देखे गिन के बताएं, 3 हाइड्रोजन बंध है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध है। आप इसे याद कर सकते हो, आया था फिर चला गया, तो आया और था एक साथ में है तो एडेनिन और थाइमिन साथ में जुड़ेगा, चला और गया एक साथ में है तो साइटोसिन और ग्वानिन एक साथ में जुड़ेगा। आया था 2 की स्पीड से और गया 3 की स्पीड से, आप इसे याद कर सकते हो। तो आया था यानी एडेनिन होगा, एडेनिन और जो ग्वानिन थाइमिन है उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। ओके, अब ये जुड़कर क्या करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखें हमारे पास ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना हो गई, ये दूसरी पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना हो गई। यहाँ पर देखें एक न्यूक्लियोटाइड मेरे पास ये बना दिया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड बना दिया। 4 न्यूक्लियोटाइड इधर है और 4 ही इसके सामने है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, सॉरी यहाँ से नहीं स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये मेरे पास है तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। 4 न्यूक्लियोटाइड इधर है, 4 न्यूक्लियोटाइड है। अब इसका जो न्यूक्लियोटाइड है इसका क्या है, एडिनिन है ये थाइमिन से जुड़ गया, ये थाइमिन है ये एडिनिन से जुड़ गया, ग्वानिन है ये साइटोसिन से जुड़ गया, साइटोसिन है ये ग्वानिन से जुड़ गया। तो इस प्रकार ये क्या करता है, इस तरह दोहरी संरचना बना लेता है। अब देखें इधर स्टार्ट किया था हमने कहाँ से, फॉस्फेट से शुरू किया है, 5 डेज से शुरू किया है, तो एक तरफ तो 5 डेज सीरा होता है, और इसका जो लास्ट वाले पर पहुंचते हैं तो लास्ट में एंड एंड कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोक्सिल समूह, तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 3 डेज सीरा। तो एक तरफ इसका क्या हो जाएगा, 3 डेज सीरा। ऐसे इस साइड में देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हाइड्रोक्सिल समूह है जो 3rd कार्बन पर है, 3 डेज सीरा हो गया, तो ये हो जाएगा इसका 3 डेज सीरा। और ये जो एंड हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ये 5 डेज सीरे पर हो रहा है क्योंकि इस पे फॉस्फेट फ्री है, तो ये कैसा हो जाएगा, 5 डेज सीरा। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं, बोल देते हैं प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जुड़कर ये पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। तो ये हो गई डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना। डीएनए की जो वाटसन एंड क्रिक की जो स्ट्रक्चर दी हुई है, मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, वो हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।